देश की संसद में लोकसभा से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल 2025 लोकसभा से पास कर दिया गया। जब इस पर चर्चा हो रही थी, उसका जवाब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दे रहे थे, तो बहुत सी बातें उन्होंने कही। बहुत लोगों को ये बात आम भाषा में समझ में नहीं आई है। दरअसल मेन चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये विश्वविद्यालय जो देश में कहा जा रहा है कि पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, और इससे छोटे किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। छोटे किसान जो आलू पैदा करता है छोटी सी ज़मीन में, गोभी पैदा करता है, टमाटर पैदा करता है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश का जो किसान है, और बहुत ही छोटे किसान, छोटी आमदनी वाला किसान, उसको ये कैसे मदद करेगा, इस पर लेकर लंबी चौड़ी चर्चा सदन में हुई, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ विनोद आनंद जी हैं। ये आपको बता दें इनके परिचय के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो एक हाई पावर कमेटी एमएसपी को लेकर के बनाई गई थी किसान आंदोलन के बाद, उसमें सहकारिता का जो विषय है उसके ये चेयरमैन है, उस कमेटी के, हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं, और सहकारिता का जो विषय है उसके चेयरमैन है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी बात की, और आप उस हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं। जो सहकारिता है, सहकारिता एक तो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जो आनंद था उसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ये बन गया। ठीक है, विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया, तो विश्वविद्यालय में ऐसा कौन सा काम होगा, यही समझने वाली बात है। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि छोटे किसान, ये देश छोटे किसानों का है, बड़े बड़े अड़हतिये किसानों का नहीं है। तो कैसे उनको मदद मिलेगी, क्या है पूरा मामला, संक्षिप्त में अगर आप समझा सकें। आप हमें ना समझा करके उन किसानों को रख कर समझाइए कि किसान जो छोटी छोटी उपज पैदा करता है और बिल्कुल कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, परेशान है, बदहाल है, उसको कैसे मदद करेगा आपका ये सहकारिता, आपका ये विश्वविद्यालय, और जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसमें किसान जुड़ेंगे और काम करेंगे। ज़रा इसको समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जय किसान और जय सहकार करते हुए, मैं और दिलीप संघानी जी जो कोऑपरेटिव के बड़े नेता हैं, वहाँ गुजरात से हैं, हम दोनों ने मिलकर इस पे पूरा शोध किया। हम दोनों की कमेटी थी, सब कमेटी थी, और पूरे तरीके से सारे स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर करके और ये सब सारा माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाए थे। उसके बाद आज आप कुछ देख रहे हैं, बदलाव आया है। पूरे दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम क्यों नहीं थी? पूरे विश्व में आज एनसीडेक्स है और तमाम ऐसे कमोडिटीज के ट्रेडर हैं। 170 देशों में कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। हमारा छोटा और मंझोला किसान उसमें कहाँ है, जिसकी जोत छोटी है। हमारे देश में सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कई तरह की फसलें उगती है, वो सामान लेके कहाँ जाएंगे अपना? तो ये जो गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए जो पैक्स से अपैक्स की संरचना की गई, और 3.5 वर्ष पहले जो नया मंत्रालय बना, उसमें सबसे पहला प्रक्रम ये था कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े अर्थशास्त्री सिद्धांत को नहीं मानते थे कि सहकारिता के माध्यम से सोशल एंड सॉलिडारिटी इकोनॉमी किस प्रकार से बढ़ेगी। तो सहकारिता विश्वविद्यालय जो त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे बना है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, त्रिभुवन दास पटेल नाम ही लोग विस्मृत हो गए थे। इस नाम पे भी बड़ा विवाद हुआ कल संसद में कि भाई नाम क्यों रखा त्रिभुवन दास पटेल। तो फिर मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी ने इंटरवीन करके कहा कि ये नाम रखने के पीछे तर्क ये है क्योंकि उनका बड़ा योगदान था। त्रिभुवन दास पटेल जी ने ही सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी, और कुरियन ने नहीं की थी। सबसे पहले तो ये पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जानना होगा। और जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और ये वर्सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव का है, जो ब्रुसेल्स बेस्ड है, जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, वो भारत बेस्ड, भारत के गांव बेस्ड कैसे हो, इसलिए इस विश्वविद्यालय की रचना की गई। और अभी हम अगले आ रहे 3 महीनों में इस बात को प्रतिस्थापित करेंगे कि सहकारिता का अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है, सहकारिता से संबंधित एचआर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और उस एचआर को गांव में जो हमारा किसान मजदूर जो छोटा मझोला है, वो त्रिस्तरीय बेनिफिट कैसे ले। उदाहरण के तौर पे, अगर मान के चलिए गांव का किसान कोई टमाटर उगाता है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का भी मेंबर है और पैक्स भी उसका मेंबर है, तो उसको 3 अलग अलग स्थानों पे उसको डिविडेंड मिलेगा। तो टमाटर उगाता है, वो बेचता है, बाजार में आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, उसकी सारी समस्याएं उसकी होती है, खास करके टोमेटो, पोटैटो, ओनियन के ऊपर सर्वो इन्फ्लेशन ऊपर नीचे आता है। इस किसान व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन पैक्स उसका व्यापार करेगा, और वो पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के साथ, और उसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के साथ, और मल्टी स्टेट वैश्विक सारी संस्थाओं के साथ, जो तमाम ये कहते हैं कि भाई मौसम खराब हो गया है जी,
अब मौसम ऐसा हो गया है कि गेहूं का आयात जो है उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर दो। तो उन सब से महायुद्ध जारी करने के लिए इसकी संरचना की गई है। और त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय बना है, जो कि गुजरात के आनंद में होगा। मैं भी थोड़ी देर में जा रहा हूँ वहाँ, कल और परसों मेरा वहाँ कॉन्फ्रेंस भी है। और इस पे आगे और कैसे बातचीत हो, इस पे सारी प्रक्रम, सारी व्यवस्था बनी है। और पहले से जो वहाँ सेंटर था वो एक उसमें ऑटोनोमस सेंटर बनेगा, ये आपने बिल में भी देखा होगा। विनोद जी, मैं फिर वही एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि छोटा किसान जो है वो पैक्स से भी जुड़ गया, किसानी कर रहा है, तो विश्वविद्यालय से उसको क्या लाभ मिलेगा? क्या जाके वो पढ़ेगा, क्या जाके वो ट्रेनिंग लेगा, या विश्वविद्यालय उसको ये बताएगा भाई कि आज आप ये बीज बो आज, या फिर ये बताएगा कि आपने टमाटर पैदा कर दिया तो ये टमाटर आपका बिहार में पैदा हुआ तो केरल में डिमांड है? क्या ये बताएगा, ये पैक्स बताएगा? बड़ा कन्फ्यूज़न सा है। मैं उस ये कन्फ्यूज़न मुझे तो समझ में आ सकता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिख लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल ये कि छोटे किसान जो अनपढ़ भी है, गरीब भी है, उसको कैसे समझ में आएगा, वो कैसे अप्रोच करेगा? क्योंकि नीचे धरातल पर कुछ है नहीं। देखिए, टमाटर का ही अगर आप बात करें तो वो 4 अलग अलग क्लाइमेटिक, बहुत जल्दी सड़ जाता है, वो मजबूर है किसान उसको औने पौने दाम पे मतलब बेचने के लिए, क्योंकि वो रख नहीं पाएगा, स्टोरेज नहीं है। वो सप्लाई चेन आज तक किसान केंद्रित नहीं था, उसका जो पूरा बैकवर्ड लिंकेज में भी और आगे भी। तो वो उसको बताना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपके माध्यम से किसानों को तो समझाया जा सकता है, वहाँ तक बात पहुँचाई जा सकती है। आज भारत सबसे बड़ा मोबाइल यूज़ करता है और सबसे बड़ा डेटा कंज्यूम करता है। हमारे पास देश में सब UPI लिंक्ड है, आधार लिंक्ड है, तो सारे किसानों का डेटाबेस और सारी DNA हमारे पास है, उन तक वो बात पहुँचाई जा सकती है। लेकिन क्या पहुँचाएं जब उस पर शोध ही नहीं है, जब अर्थशास्त्री है ही नहीं, जब कोऑपरेटिव इकोनॉमिस्ट ही नहीं है। तो पैक्स जो 2.5 लाख बनेंगे, उस पैक्स के बोर्ड के मेंबर और पैक्स के चेयरमैन की ट्रेनिंग कहाँ होगी? और उसकी ट्रेनिंग की पेडागॉजी कौन तैयार करेगा? IIM तैयार करेगी, या वैसे लोग तैयार करेंगे जो आज तक किसानों का दोहन करते रहे, या वो व्यापारी तय करेंगे कि किसानों के साथ कैसे व्यापार करना है? तो ये पेडागॉजी कैसे होगी? उनके 2.5 लाख पैक्स के चेयरमैन की ट्रेनिंग कैसी होगी? उनके बोर्ड के मेंबर की ट्रेनिंग कैसी होगी? उन किसानों को किस प्रकार से वैसी ट्रेनिंग मिलेगी जैसी उनको चाहिए, खास करके जो बोर्ड के चेयरमैन हैं? और तभी जब उनको आप ट्रेनिंग देंगे, उनकी व्यवस्था को बनाएंगे, फायदा तो तभी होगा। पैक्स जब प्रॉफिट में आएगी तभी तो गांव के लोग प्रॉफिट में आएंगे। तो इस पूरी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, वो जो अर्बन सेंट्रिक थी वो रूरल सेंट्रिक कैसे हो, इसलिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना की गई है। और बड़ा पवित्र समय में किया गया है, जिस महीने में किया गया है अभी आप देख रहे हैं। आप आने वाले समय में 31 तारीख से चैत का महीना शुरू हो रहा है, 2082 संवत है, विक्रम संवत। तो बड़ा अच्छा होगा, सारे सितारे अच्छी जगह पे हैं और दुनिया अच्छी जाएगी। हमारा किसान मजदूर जिसके लिए प्रधानमंत्री जी की आत्मा धड़कती है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इससे लाभान्वित होगा। अच्छा विनोद जी, कई बार ऐसा है कि दिखता कुछ है और होता कुछ हो रहा है। तो दिख रहा है सबको कि बहुत ठीक बात है, लेकिन ज़मीन पे आप जाइए। से मैंने बहुत पहले एक बार आधे घंटे की स्टोरी की थी इस पर, मुजफ्फरनगर में एक सहकारिता में गया, किसानों से भी बात की। लोगों को चीज़ तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ पता नहीं था उनको। ग्राउंड पे आपका कोई काम नहीं है अभी, किसानों को नहीं पता कि पैक्स में जाके हम क्या करें। तो इसके लिए आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब ग्राउंड रियलिटी आप खुद जानते होंगे, आप चले जाइए पैक्स के बारे में पूछे, कोई जानता ही नहीं कोई। तो ग्राउंड पे अभी कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत जी, ऐसा है कि अभी तक, आज तक, मतलब जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 42,000 पैक्स का डेटाबेस एक पोर्टल पे है और शाम में उसकी अकाउंटिंग होती है। तो आपने ऐसी गरीबों की जो संस्था होती है, वो एक वैसी व्यवस्था सोरोस ने बनाई हुई है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वाले ने। कुछ भी कर लो, गांव के इंस्टीट्यूशन नहीं चलने चाहिए, इनके बारे में गलत नैरेटिव फैलाओ। तो पहली बार सबसे पहले डेटाबेस तैयार है। अब उसकी वो सब कुछ आपके सामने है। वो सोसाइटी उसकी ऑडिटिंग करेगी, किसान की ऑडिटिंग करेगा। वो कहेगा कि भैया इस पोर्टल पे तो हमारी संस्था दिख रही है, इसके इतने बोर्ड के मेंबर हैं, इसका इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो चेयरमैन साहब, पैक्स के चेयरमैन साहब, आपने कब इसका ट्रांजैक्शन किया? वह पूछेगा। वह उस असिस्टेंट रजिस्ट्रार से पूछेगा जो 52 बदलाव किए गए हैं पिछले 2 वर्षों में, वो उसमें परिलक्षित हुआ या नहीं हुआ। तो जो दिल्ली में यहाँ अक्षय ऊर्जा भवन में जो 52 बदलाव किए गए सहकारिता मंत्रालय में, वो ग्रास रूट तक, पैक्स तक कैसे उतरे? थोड़ा समय तो दीजिए। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है और उसको पैदा होते के साथ आप क्या चाहते हैं कि वो हमारे जैसे वो 6 फीट का हो जाए? नहीं। अच्छा, एक विनोद जी, एक सवाल ये भी है, मतलब मेरे दिमाग में भी आता है, बाकी की 2 लाख पैक्स का टारगेट है। 2 लाख, अभी मेरे ख्याल 2.5 लाख का 60-62 हज़ार अभी तक एक्टिव हो गया, मतलब उसको 82,500, हाँ हो गया। तो तो और इस गांव मतलब पंचायतें शायद 3 लाख हैं इस देश में,
2.5 लाख पंचायत, 2.5 लाख पंचायत और 2.5 लाख पैक्स, यानी कि हर पंचायत पे आपका कब्जा। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी तैयार होगा। नहीं, अगर तैयार होता तो नहीं, वोट बैंक नहीं, मैं चलिए कब्जा मैं वापस ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप 2.5 लाख पंचायतों पे 2.5 लाख पैक्स अगर एक्टिवेट कर देंगे तो आपको एक दूसरा पहलू ये भी है कि एक भाई अगर किसानों को वाकई फ़ायदा होने लगा तो आपको नमस्कार करेंगे ही। तो आपका एक नेचुरली वोट बैंक खड़ा होगा। वोट बैंक खड़ा होगा तो बुरा नहीं है, लेकिन एक विज़न ये भी तो है, पॉलिटिकल विज़न भी तो है इसमें। देखिए क्या है साहब कि अभी तक जो वेयर हाउसेज थे वो 2 संस्थाएं अगस्त क्रांति मार्ग पे है वो चलाती थी, और मुंबई में एक जगह है वहाँ पे नबार्ड जैसी संस्थाएं चलाती थी, और उसके बाद कहें तो इंसिडेक्स की लॉबी है वो चलाती थी। आज आने वाले समय में अगली बार जब आप सामान्य चुनाव के लिए जाएंगे 2.5 लाख वेयर हाउस इस देश को तैयार मिलेगा, और वो वेयर हाउस पीली दीवार और नीली टीन शेड वाली नहीं होगी, वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होगी। हर एक दाना उसमें सुरक्षित होगा। वो किसान पूछेगा कि मैंने जिस ग्रेन को उगाया है मेरे गांव में रखा हुआ है, मैं जो उगाता हूं मुझे पीडीएस में भी वही मिला। क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते? तो हम वोट की राजनीति कहां कर रहे हैं? और जो सरकारें अच्छा काम करेगी उसको देश तय करेगा कि तटस्थ कौन था और समर में कौन खड़ा है। तो ये तो एक कुरुक्षेत्र है जिसमें धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो रही है, और अच्छा काम हो रहा है। अब पंचायतों में पंचायतें पहले से है, पंचायतों का चुनाव इस देश में होता है, तो पैक्स अगर हर पंचायत में एक पैक्स है, हर पंचायत में पैक्स प्रॉफिटेबल है, हर पंचायत में उस पैक्स के जो 1200-1500 सदस्य हों उसका पैसा उनके पास आ रहा है, जिसमें 50% महिलाएं हैं, हर पंचायत में एक वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस को गांव वाले ओन करते हैं, आपको क्या तकलीफ इससे है? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ दिल्ली और हरियाणा के आसपास जितने बड़े बड़े व्यापारी उस वेयर हाउस को जो ओन करते हैं वही वैसा देश चले? आप कैसा देश बनाना चाहते हैं कि जिसमें अंतिम आदमी जो है वो लाभान्वित हो, या फिर वो जॉर्ज सोरस लाभान्वित हो, या फिर वो सैनिक फार्म हाउस वाले लाभान्वित हो? मखाना का एक किसान आप वेबसाइट पे इसके जरिए आप एक बड़ी लॉबी से भी टक्कर ले रहे हैं। बिल्कुल, पूरी लॉबी से टक्कर ले रहे हैं। हमारे देश में 590 तरह के क्रॉप होते हैं। पहली बार मखाना बोर्ड बना है। मखाना का एक किसान वेबसाइट पे नहीं है। जो तालाब ओन करता है और जो किसान है वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मखाना का इतना बड़ा व्यापार है। किसने सोचा इस बारे में आज तक? तो हम तो उस सारे 590 क्रॉप की मार्केटिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे इस 2.5 लाख पैक्स के माध्यम से। क्या तकलीफ है? जिसको तकलीफ है आ जाए, सामने आ जाए। बाजार के नियम उनके थे, अब बाजार के नियम हम तय करेंगे। विनोद जी, एक सवाल ये भी है कि जो 3 कृषि कानून थे स्क्रैप हो गए, वापस ले लिए गए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो वापस हो गए, जो उसमें प्रावधान थे वो प्रावधान आप ये सहकारिता के जरिए पूरा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि तो केंद्र और राज्य सरकार यानी कि संघीय सरकार और राज्य सरकार के विषय में उलझी हुई चीज़ें थी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पहले थी। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ 23 फसलों के बारे में देश में और बातचीत हो? हम 590 फसलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये तो 3 कानूनों से आगे बढ़ के बहुत सारी बातें इसमें आगे होगी। हो सकता है हम सारे पैक्स को मिनी मंडी घोषित कर दें या बना दें, क्या तकलीफ उसमें है? अगर खरीदारी करने के लिए नेट जीरो इमिशन कैसे आप प्राप्त करेंगे? जब एक ट्रैक्टर पर लेके आपको 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा, डीजल आपके कौन लेके आएगा? डीजल बाहर से तो आता है ना, तो नेट जीरो इमिशन कहाँ से आया? यहाँ पे एक किसान को औसतन 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा अपना अनाज बेचने के लिए। आप ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते? आप क्या चाहते हैं कि हमारा किसान धूप में ट्रैक्टर लगाए रहे और उसके अनाज की इज्जत बाजार में अड़तिया और मंडी वाले उतारते रहें और हम देखते रहें? ये देश वैसे अब बर्दाश्त नहीं करने वाला है प्रशांत जी। इस देश में किसान को 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आप इंतजार कीजिए 2028 का, उसके पहले ये देश आपको करके देगा। बाकी जो लोग इसके सामने इसके अगेंस्ट बात करेंगे वो सब तटस्थ हो जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि पैक्स के जरिए आप राज्य के अधिकारों को छीन रहे हैं, हनन कर रहे हैं, पूरी तरीके से उस पर आप कब्जा कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर दिया। मतलब ये राज्य का विषय है तो केंद्रीकृत कैसे कर रहे हैं आप इसको, सेंट्रलाइज कर रहे हैं? कई बार ये सवाल उठे हैं विपक्ष के द्वारा और अलग अलग सेक्टर से कि इस पर एक तरीके का मतलब कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है पैक्स के जरिए, जो कि राज्य का विषय है। जो बीजेपी रूलिंग है वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन बीजेपी रूलिंग है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर किसानों की सेवा करने के लिए इस तरह के नैरेटिव लोग न्याय संगत है, कहीं से संगत है, ये कुतर्क है। ये कुतर्क है। देश में जो एक सिपाही होता है वो राज्य सरकार उसको पैसा देती है तो आप क्या कहेंगे कि वो राज्य का पुलिस है और मैं केंद्र का पुलिस हूँ? ये राज्य केंद्र के बीच में आप झगड़ा करवाना चाहते हैं क्या? क्या आप चाहते हैं कि गेहूं नागालैंड पैदा करे और आप क्या चाहते हैं कि बाजरा जो है वो अरुणाचल प्रदेश पैदा करे?
देखिए, देश की व्यवस्था है, इसमें जो हमारे फोर फादर्स ने संविधान बनाया था तो उन्होंने सोच समझ करके इसकी रचना की थी। इसमें इतने विषय डाले थे, ये पेचीदगियों वाला विषय है। परंतु राज्य और केंद्र की राजनीति में अगर देश का विकास उलझे, ऐसा होता नहीं है। और पंचायत भी तो जो है वो उसमें 29 विषय हैं, और उस 29 विषयों के ऊपर ही तो ये 13 लाख करोड़ का बजट है, 16 लाख करोड़ का बजट है। उसमें कहाँ झगड़ा होता है? सारा पैसा खर्चा होता है। केंद्र सरकार CSS स्कीम में राज्य सरकार को देती है, और वो राज्य सरकार उसमें 40% जमा करती है, 60% केंद्र का होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्र देती है, 10% राज्य का होता है। तो पैसा तो वो लेते हैं ना। जो ब्यूरोक्रेट पैसा लेते हैं, उसको खर्च करते हैं, तो उसमें केंद्र राज्य का झगड़ा नहीं आता। राज्य सरकारें धन कहाँ से उगाही करेगी? कौन कितने टैक्सेस लगाएगी? तो देश की एक व्यवस्था बनी हुई है, और उस व्यवस्था को आगे लेके जाएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये देश है, राष्ट्र है, नेशन है। ये नेशन स्टेट और स्टेट नहीं है। इस पे आप ध्यान दीजिए, इस बात को मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब 29 के पहले आपको लगता है कि 2.5 लाख पैक्स इस देश में एक्टिवेट हो जाएंगे? हम सब मिलकर काम करेंगे, न्यूज़ 24 भी काम करेगी उसके ऊपर। हम आपके साथ चलेंगे, आप गाँव में हमारे साथ ऑडिटिंग करेंगे, हर किसान पूछेगा, और तब बिल्कुल होगा। हमको 2.5 लाख पैक्स भी बनाने हैं, लेकिन वो पैक्स कागजों में ना बने, वो पैक्स वैसा बने कि उस सारे पैक्सों में एक वेयर हाउस होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और हम लोग अपनी कमेटी के माध्यम से, दिलीप संघानी जी और हम लोग और सभी लोग, हमारे चेयरमैन सभी लोग सब काम कर रहे हैं, और हर गांव-गांव तक पैक्स बनेगा और पैक्स प्रॉफिटेबल होगा। यही सपना है और ये होगा। और जो वैश्विक व्यापार है उसमें हमारे छोटे किसान की जो आधा कट्ठा ओन करता है, उसकी हिस्सेदारी कैसे होगी, ये देश तय करेगा। बहुत धन्यवाद। तो विनोद आनंद, जो हाई पावर कमेटी के मेंबर है, जिसको प्रधानमंत्री ने बनाया हुआ, जिसमें सहकारिता विषय का, उन्होंने विस्तार से बताया कि कल जो बिल लोकसभा में पास हुआ उसका छोटे किसान के लिए क्या महत्व है। दरअसल में जितने दावे किए जा रहे हैं वो सच तब होंगे जब छोटा किसान इस बात को महसूस कर सके कि उसके टमाटर और मिर्ची, पैदा की हुई टमाटर और मिर्ची दुबई तक में बिकने जा रही है और उसको उचित लाभ मिल रहा है। बात सैद्धांतिक बहुत होती है, व्यवहारिक रूप ये कब लेगा ये बात देखने वाली होगी। लेकिन जिस तरीके से 2.5 लाख पैक्स का 2029 के पहले टारगेट रखा गया है, बात समझ में आती है कि किसानों का तो हित होगा ही होगा, साथ साथ इससे राजनीतिक हित भी साधने की कोशिश हो रही है, ऐसा मालूम पड़ता है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।